इस मैनहवा की शुरुआत एक मॉन्स्ट्रस बैट से होती है जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। पीछे एक डरावना सा मैसिव ईरी मून दिखाई दे रहा था। तभी लाइटनिंग एक गॉथिक कैथीड्रल के ऊपर चमकती है जो इन रात के प्राणियों के लिए एक खौफनाक मंजिल दिखा रही होती है। अंदर दो क्लोक्ड फिगर्स एक बेहोश इंसान के ऊपर खड़े होते हैं जो रिपोर्ट देते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट अभी स्टेबल है। जबकि वो इंसान धीरे धीरे होश में आता है, उसे इतनी तेज ठंड महसूस होती है जैसे वो किसी कॉफिन में हो। फिर वो पहली बार अपने कैप्टर्स को देखता है, एक डॉक्टर जिसके हाथ में सिरिंज है और एक असिस्टेंट जो पूरी तरह से आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। उसकी आंखें अचानक खुलते हैं जिसमें उसकी हालत की पूरी दहशत झलकती है। फिर एक ग्लव्ड हाथ जबरदस्ती उसका मुंह खोलता है एक अननोन सब्सटेंस देने के लिए। प्रोसीजर पूरा होता है और असिस्टेंट अब डॉक्टर की तरफ देखती है फाइनल वर्डिक्ट के लिए। तब उसकी आंखें चमक रही होती हैं और फैंग्स भी दिख रहे होते हैं। वो खुशी से बोलती है कि ये सक्सेस था, मानते हुए कि उन्होंने क्यूर ढूंढ लिया है। लेकिन डॉक्टर उसकी खुशी को ख़त्म करते हुए चेतावनी देता है कि सीरम के असली प्रभाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। वो वहाँ बेहोश पड़ा होता है, उनके अजीब बातचीत को समझ भी नहीं पाता। तभी अचानक उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द शुरू होता है जिससे उसकी आंखें इंटेंस पेन से चलने लगती हैं और उसका शरीर एक भयानक ग्रोटेस्क ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने लगता है, जिसे देखकर असिस्टेंट डर जाती है और कहती है यह सब्जेक्ट म्यूटेटेड हो रहा है। डॉक्टर ठंडी आवाज में आदेश देता है कि एक्सपेरिमेंट को टर्मिनेट किया जाए और सब्जेक्ट को ख़त्म किया जाए। जबकि वो अंदर से खुद को टूटता हुआ महसूस करता है, ये हॉरिफाइंग चेंजेस उसे पूरी तरह हिला देते हैं। तभी उसकी आंखें फटती हैं और वो अचानक जागता है। उसका नाम गूंजता है और रियलिटी उसके आसपास बदलने लगती है। एक यंग मैन जिसका नाम लिन शून है उसे चेक करता है और बताता है कि वो डरावना अनुभव बस एक नाइटमेयर था। निंग ची जो स्लम से एक हंटर है उस बुरे सपने को नज़रअंदाज करता है, लेकिन साफ है कि वो सपना उसे अब भी परेशान कर रहा है। लिनशून उससे पूछता है हमला कब करना है। 3 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। वो अपने कंपेनियन से कहता है रुकने को और मन ही मन कहता है जो सामने वाली प्रॉब्लम है उस पर पहले फोकस करता हूँ। कुछ देर बाद वो अपने टारगेट को सर्वे करते हैं, एक डिजर्ट कैंप जहाँ उनकी छोटी सी टीम को लगभग 2 गुना बड़ी संख्या से निपटना है। साथ ही लिनशून उनके टारगेट्स के पास मौजूद भारी हथियारों की तरफ इशारा करता, लेकिन फिर भी निंग का ध्यान अडिग रहता है। वो सिर्फ ज़रूरी सप्लाईज को हासिल करने पर केंद्रित रहता है। मेन टेंट के अंदर उस कैंप का लीडर उन प्रोविजंस की रखवाली कर रहा है जो उन्हें आने वाली सर्दी में सरवाइव करने के लिए चाहिए। जबकि निंग खुद को तैयार करता है, उसे पता है कि सर्वाइवल के लिए इस खतरे को उठाना ज़रूरी है। 1 घंटा बीत जाता है और एक ज़बरदस्त सैंडस्टॉर्म उठने लगती है जो उनके लिए एकदम सही कवर बन जाती है। कैंप्स गार्ड्स ये मानते हुए कि अब स्टॉर्म की वजह से सब सुरक्षित है, अपनी गार्ड छोड़कर रिलैक्स करने लगते हैं। जबकि ये मौका देखते हुए निंग अपनी टीम को सिग्नल देता है एडवांस करने के लिए और उस तेज सैंडस्टॉर्म को अपने क्लोक की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो एनिमी कैंप के करीब पहुंचते हैं, निंग सावधानी से उन्हें रोकता है ताकि वो स्थिति को अच्छे से आंक सके। फिर वो टीम को 2 हिस्सों में बांटता है, 3 लोगों को बैक वॉच की जिम्मेदारी देता है और खुद लिन शून के साथ मेन टेंट में घुसपैठ करता है। उसी समय कैंप्स लीडर अपनी सक्सेस की रिपोर्ट दे रहा होता है। उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी कीमती चीज़ अब चोरी होने वाली है। वो सिटी के गंभीर वाटर क्राइसिस के बारे में बात करता है और अपनी जल्दी वापसी पर घमंड कर रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके वाटर ग्लास में जो परछाई दिख रही है वो एक साइलेंट फिगर की है जो टेंट फ्लैप से ठीक उसके पीछे चुपके से अंदर घुस रहा है। एक पल बाद एक एरो उसके सिर के पास से गुजरती है और उसकी कंपोजर टूट जाती है। कॉल के दूसरे छोर पर उसका सबऑर्डिनेट घबरा जाता है जब सब कुछ केओस में बदल जाता है। निंग बिजली की रफ्तार से हरकत करता है, कम्युनिकेशन लाइन को काटता है और लीडर को डिसआर्म कर देता है। गिरा हुआ लीडर जवाब मांगता है, लेकिन इंट्रूडर के पास बस एक मांग होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन चिप। जैसे ही लीडर को उनकी असली मंशा समझ में आती है, वो धीरे से एक छिपे हुए वेपन की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो दिखावा करता है कि वो कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसकी उंगलियां चुपके से एक छिपे हुए रिवॉल्वर के हैंडल को पकड़ती हैं। लेकिन निंग की पैनी नजरें उसके इस धोखे को ताड़ लेती हैं और वो पहले से ही इस ट्रेचरस मूव को भांप चुका होता है। जबकि ये गुस्से से भरी दहाड़ के साथ लीडर अचानक गोली चलाता है, चिप देने से मना करते हुए।
लेकिन उसका हमला अधूरा रह जाता है जब एक तेज प्रोजेक्टाइल उसे लगती है, जिससे वो अपना वेपन गिरा देता है। ये शॉट लिन शून की तरफ से आता है, जिसकी सटीक एम ने उसके पार्टनर को परफेक्ट मौका दिया। बिना वक्त गंवाए निंग फुर्ती से आगे बढ़ता है और कैंप लीडर को जमीन पर गिराकर काबू में ले लेता है। उसे नीचे दबाते हुए वो आखिरी बार सख्त और खौफनाक अंदाज में पूछता है, वाटर प्यूरिफिकेशन चिप कहाँ है? लीडर घबराकर समझाने की कोशिश करता है कि वो चिप पूरी सिटी की क्लीन वाटर की आखिरी उम्मीद है, लेकिन निंग पर इसका कोई असर नहीं होता और वो एक सीधा बेरहम विकल्प सामने रखता है, चिप या उसकी जान। अपनी जान बचाने के लिए डरा हुआ लीडर टूट जाता है और सेफ का लोकेशन और पासवर्ड बता देता है, जबकि निंग स्थिति पर कंट्रोल में रहता है और लिन शून तेजी से बेड साइड के पास छिपे हुए सेफ को खोज निकालता है। प्राइस सामने दिखते ही यंग आर्चर छोटे लाल बॉक्स के अंदर की चीज निकालने की तैयारी करता है। लिन शून सेफ के अंदर झांकता है और उसकी आंखें ये कंफर्म करती हैं कि चिप वही है जहां उनकी इंटेल ने बताया था। फिर वो अपने पार्टनर की तरफ मुड़कर गर्व से कहता है कि उन्होंने गुड सिक्योर्ड कर लिए हैं। निंग अपना ब्लेड और करीब करता है और सवाल करता है कि जो इंसान इतनी जल्दी टूट गया, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वो चुप रहेगा? आखिरी कोशिश में लीडर उन्हें चिप के बदले सिटी ड्वेलर्स की एक नई जिंदगी का ऑफर देता है। फोर्ट्रेस में घुसने की संभावना से यंग आर्चर एक पल के लिए हैरान हो जाता है। तब कैप्टिव एक और चाल चलता है। वो उन्हें उस ताकतवर कंपनी के बारे में डराता है जिसे वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसकी ये धमकी भी एक तेज और अंतिम रेजोल्यूशन के साथ खत्म हो जाती है। निंग ठंडी नजरों से उस कैप्टिव की नई हालत को देखता है और चुपचाप सोचता है। जैसे ही वो उस जगह से निकलते हैं, निंग ये नतीजा निकालता है कि एक सीक्रेट का असली रखवाला सिर्फ वही हो सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है और टीम अब फोर्ट्रेस सेटलमेंट नंबर 87 की ओर बढ़ती है, जहां उनके कॉन्टैक्टर की रिलायबिलिटी पहले से ही शक के घेरे में है। तभी उन्हीं का एक टीममेट डोंग पूरे भरोसे के साथ कहता है कि वो उसका कजन है और उतना ही भरोसेमंद है जितना कोई फैमिली हो सकती है। लेकिन लिन शून सवाल करता है कि निंग ने कैंप लीडर के सेंचुरी के ऑफर को ठुकराने का क्या लॉजिक देखा। निंग दूर खड़े फोर्ट्रेस को देखता है और बताता है कि उसकी शांत और सुंदर दिखने वाली दीवारों के पीछे उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो वहाँ की जिंदगी का कड़वा सच बयां करता है, सिटीज इलीट के लिए एक न खत्म होने वाली सर्विट्यूड। वो याद दिलाता है कि नाइफ पॉइंट पर दिया गया कोई भी वादा खतरा जाते ही बेकार हो जाता है। अगर वो एक बार वॉल्स के अंदर चले जाते तो सारा पावर लीडर के हाथों में होता और वो शिकारियों से खुद शिकार बन जाते। ये सुनने के बावजूद भी लिन शून मायूसी से कहता है कि अगर वो फोर्ट्रेस में घुसते तो किसी शावियो नाम की लड़की से मिलना हो पाता। उसे याद आता है वो दिन जब पता चला था कि शावियो असल में फोर्ट्रेस बिग शॉट की बेटी है, जिसे मर्सनरीज के साथ वहां से ले जाया गया था। जब लड़का मासूमियत से पूछता है कि क्या उसने उन्हें भुला दिया होगा, तो निंग उसे सख्ती से डांट देता है। एक लॉकेट को कसकर पकड़ते हुए जिसमें शावियो की तस्वीर है, निंग चुपचाप अपने खोए हुए दोस्त पर अपना अडिग विश्वास फिर से दोहराता है। वो अपने बीते अच्छे समय को याद करता है, इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि उनका संसार बहुत ही कठोर और बेकाबू है। उनका गाइड उसकी सोच को तोड़ता है और टीम को डेजिग्नेटेड ट्रेडिंग लोकेशन की तरफ ले जाता है। उन्हें जल्दी करने को कहता है, जिससे उनके मिशन पर और दबाव आ जाता है। वो देखते हैं कि एक फोर्ट्रेस गार्ड एक थके हुए लेबरर को बेरहमी से सजा दे रहा है, क्योंकि वो धीमा था। वो वर्कर थक कर जमीन पर गिर जाता है, अपनी मेहनत का बोझ और नहीं झेल पाता। निंग उस क्रूरता को बिना पलक झपकाए देखता है। तब नैरेटिव इस फोर्ट्रेस की पैराडॉक्स को दिखाता है, एक ऐसा ढांचा जो पूरी सिटी जितना बड़ा है, लेकिन उसके भीतर की हिपोक्रेसी साफ है। शैकल्ड रेफ्यूजीज को इंसानों से भी कम समझा जाता है। वो नतीजा निकालता है कि जितनी विशाल ये फोर्ट्रेस है, उतनी ही कम जगह इसमें डाउनट्रॉडन के लिए है। आखिरकार फुल मून की रोशनी में टीम एक सिक्लूडेड पोस्ट स्टेशन पहुंचती है अपने ट्रेड के लिए। उनका साथी कंफर्म करता है कि ये ही वो डेजिग्नेटेड मीटिंग स्पॉट है, लेकिन निंग का चेहरा अब भी सतर्क बना रहता है। दोनों अंदर कदम रखते हैं उस आदमी से मिलने के लिए जो उनके फ्यूचर को अपने हाथों में लिए बैठा है। अंदर
वो देखते हैं कि उनका कांटेक्ट पहले से ही एक रूखे बैंडिट लीडर से बात कर रहा होता है। एक अच्छे कपड़े पहने आदमी लीबिन अपने ग्लासेस को स्टाइलिश तरीके से एडजस्ट करते हुए मुस्कराता है और अपने कज़न के आने को नोटिस करता है। डोंग गर्व से अपने कज़न का परिचय देता है, जो कुख्यात जो फेंगटियां बैंडिट बॉस के पास खड़ा होता है। वो हाथ बढ़ाकर ग्रेटिट्यूड के इशारे में निंग को धन्यवाद देता है इन सालों में उसकी प्रोटेक्शन के लिए। निंग किसी भी प्लेजेंट्रीज पर ध्यान नहीं देता, सीधा मुद्दे पर आता है और उनकी तय हुई पेमेंट की मांग करता है। बैंडिट लीडर एक ढेर सारी सप्लाईज दिखाता है, ये कहते हुए कि उनके जैसे काम करने वाले लोग हमेशा अपने वादे पर खरे उतरते हैं। जैसे ही लिन शुन चिप देने के लिए आगे बढ़ता है, निंग अचानक चिल्लाता है और उसे एक्सचेंज रोकने के लिए कहता है। बैंडिट लीडर का दोस्ताना चेहरा अब चिढ़ में बदल जाता है। उसे निंग की अचानक हुई डिस्ट्रस्ट से नाराजगी होती है, जबकि निंग साफ कहता है कि चिप देने से पहले वो खुद सप्लाईज की जांच करेगा। वो एक बैग को काटता है और ग्रेन को चेक करता है, ये असली होता है और डील वैध लगती है। गुड्स की पुष्टि होते ही निंग लिन शून को ट्रेड कंप्लीट करने का सिग्नल देता है, जबकि लीबिन चुपचाप अपने आप को डबल क्रॉस से बचा लेने के लिए बधाई देता है। फिर लीबिन खुशी से डील सक्सेसफुल होने की घोषणा करता है और सभी को रिलैक्स होने का निमंत्रण देता है। फिर वो उन्हें रोस्टेड मीट का शानदार खाना ऑफर करता है, जो इन स्ट्रगलिंग हंटर्स के लिए एक बेहद दुर्लभ अवसर होता है। टीम की एक्साइटमेंट साफ झलकती है, क्योंकि फ्रेश मीट देखकर उनके हालिया संघर्ष याद आ जाते हैं। लीबिन एक दयालु बेनिफैक्टर की तरह पेश आता है, इस कठिन दुनिया में एक ब्रदरहुड बॉन्ड पर जोर देता है। वो फिर खुद को रेस्टरूम के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन उसके ग्लासेस में चमक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उसके छिपे इरादों की ओर इशारा करती है। वो एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है कि वो उन्हें अलविदा कहेगा। उसके शब्द अब डबल मीनिंग रखने लगते हैं। डोंग, जो पूरी तरह से अनजान होता है, अपने कज़न की उदारता की तारीफ करता है और अपने माता पिता की ग्रेव पर किए गए वादे को याद करता है। लिनशुन पूछता है कि क्या निंग भी इस फीस्ट में शामिल होगा, लेकिन वो मना कर देता है। वो अपनी हिस्से की मीट को एक भविष्य की हंट के लिए बेट के रूप में इस्तेमाल करने का सोचता है। अपने लीडर की डिसिप्लिन से प्रेरित होकर लिनशुन भी फैसला करता है कि वो अपनी फूड बचा कर रखेगा, लेकिन निंग की इंस्टिंक्ट्स चीख चीख कर उसे बता रही होती हैं कि कुछ गड़बड़ है। उसके अंदर एक बेचैनी घर कर जाती है, जैसे वो कोई बहुत ज़रूरी बात मिस कर रहा हो। उधर बैंडिट लीडर नए मिले चिप को गौर से देखता है। ये वही की है जो उनके डबल क्रॉस की सफलता तय करेगा। वो अपनी विक्ट्री का जश्न मनाता है। उसे पूरा यकीन है कि ये छोटा सा टेक पीस उन्हें एक समृद्ध जिंदगी दिलाएगा। फिर वो अपना खतरनाक प्लान सबके सामने लाता है। जैसे ही ड्रग्ड मीट से हंटर्स बेहोश हो जाएं, वो फाइनल स्ट्राइक करेंगे। लीबिन बैंडिट से विनती करता है कि वो उसके कज़न की जान बख्श दे, लड़के के माता पिता की किसी पुरानी दया की याद दिलाते हुए। लेकिन बैंडिट ठंडे अंदाज में याद दिलाता है कि उनका ये टारगेट एक ताकतवर कंपनी से चोरी कर चुका है और ऐसे लूस एंड्स को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। लीबिन शांति से समझाता है कि चिप की वैल्यू दूसरी जगहों पर सीमित है और बैंडिट के पास बस एक ही विकल्प है, अपने कज़न के साथ स्लम्स में छिप जाना। बैंडिट लीडर वफादारी जैसे विचार पर हंसता है, कहता है कि इस वेस्टलैंड में सिर्फ सर्वाइवल मायने रखता है। वो लीबिन की प्ली पर फिर से हंसता है और कहता है कि मोरालिटी एक ऐसी लग्जरी है जिसे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हार मानते हुए लीबिन एक सिगरेट निकालता है और शर्तें मान लेता है, लेकिन एक आखिरी कंडीशन के साथ। उसका चेहरा ठंडा और खौफनाक हो जाता है जब वो मांग करता है कि उसे अपने ही कज़न को खुद खत्म करने का हक मिले। इस बीच निंग अब भी सोचों में डूबा हुआ होता है। वो उस अजीब बेचैनी को नहीं झटक पाता जो उसे बता रही होती है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन उसकी टीम तो अपनी ब्राउन राइस की हॉल पर जश्न मना रही होती है, मानते हुए कि अब उनकी विंटर सर्वाइवल पक्की हो चुकी है। निंग का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो सिंपल ग्रेन रिवॉर्ड को उस लैविश मील से जोड़ता है जो उन्हें कुछ समय पहले ही ऑफर हुआ था। इसे एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। उसके दिमाग में बिजली चमकी। अगर पेमेंट सिर्फ चावल है तो उन्हें इतना महंगा मीट क्यों दिया जा रहा है? उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं जैसे ही उसे इस डेडली ट्रैप की हकीकत समझ में आती है। वो घबरा कर घूमता है और जोर से चिल्लाता है कि उसकी टीम टेंटेड फूड खाना बंद करे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी चेतावनी सुनने से पहले ही उसकी टीम का एक आदमी जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ से ड्रग मीट गिर जाता है। ड्रग तुरंत असर करता है और उसका दूसरा साथी भी पीड़ा में जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही ये ट्रैप एक्टिवेट होता है, दरवाजे धड़ाम से खुलते हैं और उनके एम्बुशर्स अंदर घुसते हैं। बैंडिट लीडर अपने लोगों को इशारा करता है,
कोई भी जिंदा न बचे। एक चौंकाने वाले बिट्रेयल में लीबिन अपने ही कज़न पर झपटता है, उसे मारने के लिए तैयार। निंग डर से चीख उठता है। उसकी आंखों के सामने ये सबसे बड़ा धोखा घट रहा होता है, लेकिन उसका शौक तुरंत रिजॉल्व में बदल जाता है। एक एनिमी बैंडिट जो ये देखकर हैरान होता है कि निंग पर ड्रग का कोई असर नहीं हुआ, आगे बढ़ता है उसे आसानी से मारने के लिए, लेकिन निंग उसे तेज निकलता है। उसका हाथ पहले ही एक छुपे हुए वेपन की ओर बढ़ चुका होता है। वो जमीन से फुर्ती से उठता है और एक तेज निर्णायक काउंटर अटैक से बाजी पलट देता है। बैंडिट अविश्वास से देखता है, उसकी छाती में वही ब्लेड ढंसी होती है जिसने उसका हमला खत्म कर दिया। निंग गुस्से में भरकर वार करता है। उसका डिसाइसिव स्ट्राइक उसी ट्रेचरस बैंडिट के लिए होता है, लेकिन उसके ब्लेड के पहुंचने से पहले ही कहीं से आई एक एरो अपने टारगेट पर लग जाती है, जिससे बैंडिट गिर जाता है और लिनशुन की शानदार आर्चरी से तुरंत खतरा टल जाता है। लेकिन तभी ट्रेटर लीबिन आगे बढ़ता है। अब उसका टारगेट है यंग आर्चर। निंग जोर से चिल्लाता है अपने दोस्त को हटने को और खुद हमले को रोकने के लिए तैयार होता है। तभी उनके बीच एक जबरदस्त ताकत फूट पड़ती है जो जमीन को हिला देती है। एक पल में निंग ट्रेटर पर झपटता है और उसे जमीन पर पटक देता है, इससे पहले कि वो लिनशुन तक पहुंच सके। बैंडिट लीडर निंग की रफ्तार देखकर चौंक जाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि वो इस हैरान कर देने वाले ताकतवर टारगेट पर एक साथ टूट पड़े। इसलिए बचे हुए एम्बुशर्स पास आकर लोन फाइटर को एक तंग घेरे में घेर लेते हैं, लेकिन जब संख्या ज्यादा हो जाती है तो हालात पलट जाते हैं। लीडर अचानक लिनशुन को पकड़ लेता है और अब उसके पास हॉस्टेज होता है। निंग को जमीन पर दबोच लिया गया होता है, लेकिन उसकी एकमात्र चिंता है उसका कैप्चर्ड फ्रेंड। बैंडिट लीडर उसके इस मिसप्लेस्ड लॉयल्टी पर हंसता है और इसे बेवकूफ़ी भरी लेकिन छू लेने वाली बात मानते हुए अपनी ब्लेड उठाता है फाइनल स्ट्राइक के लिए। वो वादा करता है कि लिनशुन का भी वही अंजाम होगा, लेकिन उसी पल निंग के अंदर कुछ जाग उठता है। उसकी आंखों में एक डरावनी रेड लाइट चमकने लगती है और उसके शरीर से एक ज़बरदस्त पावर सर्ज फूट पड़ती है जो उसके अटैकर को ज़बरदस्त ताकत से दूर फेंक देती है। बैंडिट्स पूरी तरह से भ्रम में पड़ जाते हैं। वो इस अचानक हुए बदलाव को समझ ही नहीं पाते। जबकि निंग खड़ा हो जाता है, उसके चारों ओर एक डार्क एनर्जी फैल रही होती है और उसके दुश्मन अब उसकी इस नई स्ट्रेंथ पर सवाल करने लगते हैं। वो एक झटके में गायब हो जाता है, इतनी तेजी से कि उसका ओपोनेंट सिर्फ खाली जगह को घूरता रह जाता है। एक पल में वो उसी बैंडिट के पीछे प्रकट होता है, उसे एक आयरन ग्रिप से जकड़ लेता है। उसकी चमकती आंखें रिट्रीब्यूशन का वादा करती हैं। तभी शैटरिंग वुड की आवाज आती है, जैसे कोई अनसीन फोर्स बिल्डिंग में घुस आई हो। ट्रांसफॉर्म्ड निंग एक हारे हुए बैंडिट के ऊपर खड़ा होता है और उसकी डार्क एनर्जी अब खतरनाक रूप से चारों ओर फैल रही होती है। डरा हुआ ट्रेटर बस अविश्वास में उसे देखता रह जाता है, ये सोचते हुए कि उसने किस किस्म का मॉन्स्टर जगा दिया है। इसी भ्रम और अफरा तफरी के बीच ट्रेटरस कज़न एग्जिट की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एस्केप रोक दी जाती है, उसी कज़न द्वारा जिसे वो मारना चाहता था। डोंग उसे टकने से पकड़ लेता है। चोटों के बावजूद डोंग उसे कसकर पकड़ कर रखता है। उसके चेहरे पर बिट्रेयल और डिटर्मिनेशन का मिला जुला भाव होता है। लीबिन उसे झटकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी निंग की तेज और ठंडी निगाहें साफ कहती हैं, अब कोई एस्केप नहीं है। इनह्यूमन स्पीड से आगे बढ़ते हुए निंग दूरी को पाटता है। अब वो अपने जजमेंट देने के लिए तैयार होता है। लीबिन आखिरी उम्मीद में एक पिस्टल निकालता है। उसका चेहरा अब ग्रिम रिजॉल्व से भरा हुआ होता है। वो एकदम करीब से पॉइंट ब्लैंक शॉट फायर करता है, ये सोचकर कि अब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन असंभव जैसी रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए निंग वो बुलेट हवा से पकड़ लेता है। हमले को पूरी तरह यूजलेस बना देता है। इसे ट्रेटर डर के मारे कांपता है। उसकी आंखों के सामने जो हुआ उसका दिमाग समझ ही नहीं पाता। जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक असली मॉन्स्टर को आज़ाद कर दिया है, वो सब अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं, लेकिन दरवाजे का हुक बैंडिट लीडर के क्लोक में फंस जाता है और उसकी बेतहाशा भागने की कोशिश वहीं रुक जाती है। बैंडिट पीछे मुड़कर हैरानी और डर में देखता है।
स्नैक्स से खुद को छुड़ा न पाने पर बैंडिट लीडर मदद के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसके पार्टनर की ठंडी और बेपरवाह एक्सप्रेशन कुछ और ही प्लान दिखा रही होती है। उसके डेस्परेट क्राइस को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए ली बिन की नज़रें उस कीमती चिप पर टिकी होती हैं जो बैंडिट की गर्दन से लटक रही होती है। एक पल को बैंडिट के चेहरे पर होप की झलक आती है जब वो देखता है कि ली बिन अपनी प्लेट निकाल रहा है। उसे लगता है कि शायद वो उसे आज़ाद करने वाला है, लेकिन ट्रेटर का असली इरादा तभी सामने आता है जब वो उस प्लेट को जानलेवा मकसद से घुमाता है। चिप को हासिल करने के बाद ली बिन अपने बिट्रेयल को ठंडे दिल से सही ठहराता है, अपने पुराने पार्टनर को अकेले मॉन्स्टर का सामना करने के लिए छोड़ते हुए। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक उभरती है, जैसे वो अपने फॉर्मर पार्टनर से मिली निर्दयी सीख को दोहरा रहा हो। अबैंडन्ड बैंडिट लीडर डर के मारे ऊपर देखता है जैसे ही एक डार्क पावर उस पर उतरती है। निंग की चमकती आंखें एक डरावने अंजाम का वादा करती हैं। जब वो डर से कांपते आदमी को पीछे से पकड़ लेता है, वो उसका नाम चिल्लाता है जबकि वो उसे वहीं छोड़कर दूर भाग जाता है, जिसे देख एक अनस्टॉपेबल फोर्स से दबा हुआ बैंडिट लीडर बेकार में अपनी जान बचाने की बार्गेन करने लगता है। लेकिन छाया में खड़ा लिन शून अविश्वास में अपने दोस्त की मॉन्स्ट्रस सिलुएट को पूरे कमरे को घेरते देखता है, जो उसे मारकर उसके ऊपर खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक इनह्यूमन ग्लो होता है, बालों में एक सफ़ेद लकीर जो उसके अंदर हुए गहरे बदलाव की निशानी है। लिन शुन धीरे धीरे पास आता है, ये कोशिश करते हुए कि अपने दोस्त से संपर्क कर पाए जो अब इस मॉन्स्टर के भीतर कहीं दब गया है। लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड हंटर उस पर पलटता है। उसका हाथ लिन शुन की गर्दन को जकड़ लेता है, जैसे अब उस पर से कंट्रोल खत्म हो गया हो। यंग आर्चर सांस के लिए संघर्ष करता है, बेतहाशा कोशिश करता है कि अपने दोस्त को उनकी पुरानी बॉन्ड की याद दिला सके। लिन शुन रोते हुए याद दिलाता है कि कैसे उसके अपने पिता ने एक भूखे निंग को घर में पनाह दी थी। वो उनके दूसरे दोस्त शाव्यू का नाम लेता है, साथ ही वो उसके सीने पर टंगे लॉकेट को पकड़ता है और उसे खोल देता है। लॉकेट खुलता है तो उसमें तीनों की एक चेरिश्ड फोटो होती है जो इस भयानक सच्चाई के ठीक उलट एक मासूम याद को दिखा रही होती है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि ये तीनों कैसे एक इंसेपरेबल फैमिली बन गए थे जब शाव्यू को भी अडॉप्टेड किया गया था। इन मेमोरीज का बोझ निंग को पीड़ा में पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वो उस मॉन्स्ट्रस इन्फ्लुएंस से जूझने लगता है। जैसे ही उनके नाम उसके होंठों से निकलते हैं, उसके असली सेल्फ की एक झलक उभरती है। उसका मन वापस जाता है उस शांत रात में जहां वो शाव्यू के साथ तारों भरे आसमान के नीचे ब्लैंकेट में बैठा था। उस मेमोरी में वो मुस्कुराता है जब शाव्यू मासूमियत से पूछती है कि क्या फोर्ट्रेस ड्वेलर्स भी ये खूबसूरत आसमान देख पाते हैं। वो मेमोरी जिसमें उसने उसे अपनी ब्राइटेस्ट स्टार कहा था, अब उसकी रेज को चीर कर उसके ह्यूमन साइड को फिर से जिंदा कर देती है। साथ ही उसे वो कोमल पल याद आता है जब उसने वो शब्द कहे थे और शाव्यू शर्म से लाल हो गई थी, दोनों एक ही ब्लैंकेट में उस रात के आसमान के नीचे। फिर अचानक उसके दिमाग में उसकी डिपार्चर की यादें आती हैं। उसकी डेस्परेट प्ली गूंजती है जब फोर्ट्रेस ने उन्हें हमेशा के लिए अलग करने की धमकी दी थी। उसे याद है कैसे वो बेकाबू होकर उसके पीछे भागा था। उसकी आवाज़ जो एक प्रॉमिस के लिए थी कि वो उसका इंतज़ार करेगा, आज भी कानों में गूंजती है जब उसे दूर ले जाया जा रहा था। अचानक प्रेजेंट में लौटते हुए वो उसका नाम चिल्लाता है, उस मेमोरी को पकड़ने की कोशिश करता है जो अब हाथ से फिसल चुकी है। उसके मॉन्स्ट्रस पावर की आखिरी लहरें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वो थक कर भ्रमित सा कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, मगर कुछ नहीं बचा। तभी फ्लोर से आती एक हल्की खांसी उसकी अटेंशन फिर अपने दोस्त की तरफ ले आती है जो राहत के साथ उसका नाम पुकारता है। अब उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो लिनशून की बाहों में गिर जाता है जो खुशी से भर जाता है कि उसका दोस्त वापस आ गया है। एक पसीने की बूंद गिरती है और उसकी आंखें जो अब इनह्यूमन ग्लो से मुक्त है उस भयानक घटना की सच्चाई दिखा रही होती है। वो उस दर्दनाक मंजर को देखता है और उदासी से अपने दोस्त को बताता है कि उसे फिर से एक बुरा सपना आ गया था। अपने दोस्त के सहारे खड़े होते हुए निंग उस विनाशकारी कॉस्ट को समझने की कोशिश करता है जो उसकी हिडन पावर साथ लाती है। लिनशून जब उसे सहारा देता है तभी निंग की नज़र उनके गिरे हुए साथी डोंग पर जाती है। मरता हुआ डोंग अपने कज़न के ट्रेचरी के लिए माफ़ी मांगता है। अपराध बोध से भरा हुआ वो खुद पर सारा दोष लेता है और अपनी आखिरी सांसों से एक अंतिम रिक्वेस्ट करता है,
अपने मरते हुए लम्हों में वो निंग से विनती करता है कि वो उसके छोटे भाई का ख्याल रखे। वो अपने भाई का नाम और लोकेशन बताता है, फिर उसका हाथ ढीला पड़ जाता है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दोनों सर्वाइवर्स बस चुपचाप देख सकते हैं जैसे उसका आखिरी विश उस सन्नाटे में गूंज रहा हो। एक क्लोजअप में उस इंसान का दुखद अंत दिखता है जिसे खुद उसके खून ने बिट्रे किया था। निंग भारी मन से अपने दोस्त की आंखें बंद करता है हमेशा के लिए। वो उसके बॉडी के पास घुटनों के बल बैठता है और शांति से अपने दोस्त की आखिरी विश का भार स्वीकार करता है। उनका नया मिशन अब उन्हें ले जाता है चैंगनान न्यू विलेज, वही लोकेशन जो मरते हुए दोस्त ने बताया था। वहां एक छोटे से बारबेक्यू स्टैंड पर एक लड़की वेंडर के पास कुछ ज़रूरी कहने आती है। वो गंभीरता से बताती है कि अब उसकी मैरिज होने वाली है। ये सुनकर वेंडर का हाथ रुक जाता है। उसकी आंखें उस सस्ती सी फेयर पर टिक जाती हैं जो ग्रिल पर सिक रही होती है। उसका चेहरा ढल जाता है। वो उसके शब्दों को पचा नहीं पा रहा होता। उसी समय दूर से निंग और लिनशुन वहां पहुंचते हैं और लिनशुन खुशी से इशारा करता है कि उस स्टॉल का नाम उसी ब्रदर से मेल खाता है जिसे वे ढूंढने आए हैं। निंग की नज़र कठोर हो जाती है और वो फैसला करता है कि अब वो खुद जाकर सच्चाई देखेगा। वो लड़की उससे माफ़ी मांगती है, ये बताते हुए कि अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो कुछ बन पाए। वो आगे बताती है कि वो अब विलेज चीफ के बेटे से शादी करने जा रही है ताकि अपने परिवार के लिए एक बेहतर लाइफ सुनिश्चित कर सके। फिर उसके साधारण से धंधे का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब उसे अपना ये स्टॉल बंद कर देना चाहिए। वो ताना मारते हुए कहती है कि वो कभी भी चूहों के बारबेक्यू बेचकर अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा और इस तरह उसके हौसले को तोड़ देती है। लेकिन वेंडर गुस्सा नहीं करता। वो आंसू भरी आंखों से बस उसे हैप्पीनेस की दुआ देता है और ख़ुद को दोष देता है कि शायद वो ही उसकी तरक्की में बाधा बना रहा। उसकी ये अनएक्सपेक्टेड सिंसेरिटी सुनकर लड़की कुछ कह ही नहीं पाती। वो चुप रह जाती है। उसकी सेल्फलेस वर्ड्स ने उसे पूरी तरह उलझा दिया होता है। डांगफा बारबेक्यू रेस्टोरेंट के माहौल में अब एक भारीपन सा छा जाता है, जैसे उनकी बातचीत का वजन हर चीज़ पर महसूस होने लगा हो। एक पल को उसके चेहरे पर हेजिटेशन की झलक दिखती है, जैसे उसके इस क्रूर फैसले पर संदेह होने लगा हो। लेकिन तभी वेंडर अपने दर्द को एक बिटर जोक के पीछे छिपाते हुए बोलता है कि वो उसकी वेडिंग पर उसके लिए रोस्टेड रैट्स ही सर्व करेगा। उसका ये अजीब सा ह्यूमर अटेम्प्ट लड़की को पूरी तरह हैरान कर देता है। वो उसकी प्रतिक्रिया समझ ही नहीं पाती। दूर खड़ा लिनशुन भी इस आदमी के बिजनेस सेंस से हैरान होता है, ये सोचकर कि डंप्ड होने के बाद भी वो अब भी सेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लड़की की वो हैरानी अब फ्यूरी में बदल जाती है। वो उसे एक आखिरी बार इंसल्ट करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो गायब होती है, दिल टूटा हुआ वेंडर पीछे मुड़ता है और सामने निंग और लिन शुन खड़े होते हैं। निंग सीधे मुद्दे पर आता है और उस लड़के से पूछता है कि क्या वो लीडोंग को जानता है। वेंडर पुष्टि करता है कि हाँ, मेरा नाम लीडोंगफा है और जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मेरा ही ब्रदर है। फिर वो तुरंत पूछता है कि उसके ब्रदर को क्या हुआ। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलकती है। एक पैनिक वेव उसके ऊपर छा जाती है। उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। निंग को याद आता है कि कैसे मरते हुए आदमी ने उससे अपने छोटे भाई की प्रोटेक्शन की फाइनल प्ली की थी। वो लड़का अब उलझन में इन दोनों अजनबियों को देखता है जो अब भी चुपचाप खड़े होते हैं। निंग हिचकिचाता है, ये सोचते हुए कि इतनी डेवास्टेटिंग ट्रूथ कैसे बताए। लेकिन तभी लिनशुन जल्दी से बीच में कहता है कि उसका ब्रदर अरेस्ट हुआ है और उसे माइंस में भेज दिया गया है। फिर निंग भी उस झूठ में साथ देता है, पुष्टि करता है कि उसका ब्रदर पिछले कुछ दिनों से वहाँ है। ये सुनते ही वो लड़का टूट जाता है। वो चीखते हुए अपने खोए भाई के लिए रोता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है जैसे वो विश्वास नहीं कर पा रहा हो कि ये हो गया है। वो बताता है कि उसने अभी अभी इतना पैसा जमा किया था कि वो अपने भाई को विंटर में बुला सके। ग्रीफ से भरकर डोंगफा लिनशुन को पकड़ लेता है और पूछता है कि उसकी ज़िंदगी में इतना मिजरी क्यों है। वो गिरते हुए चीखता है कि अपने लव और बिजनेस को खोने के बाद अब उसका ब्रदर भी चला गया, ये आखिर मेरे साथ ही क्यों। तब लिनशुन उसे अपने साथ रखने की पेशकश करता है, वादा करता है कि अब वो उसका ध्यान रखेगा। ये सुनकर वो डिस्ट्रॉट वेंडर कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहा। जिसे देख लिन उसे पुकारता है, कहता है कि चलो सामान पैक करो और हमारे साथ चलो।
डोंगफा तुरंत उठकर अपने बिलोंगिंग्स जुटाने भाग जाता है और दोनों अजनबियों से कहता है कि वो उसके बारबेक्यू स्टॉल का ध्यान रखे। फिर अचानक उसका मूड बदल जाता है। वो हंसते हुए उन्हें हिदायत देता है कि अगर कोई कस्टमर आया तो 2 कॉइन लेना, कीमत पर कोई नेगोशिएशन नहीं करना। अब उसका मनोबल फिर से जाग चुका होता है। वो पूरी एनर्जी के साथ भागता है, जैसे अब वो अपनी न्यू चैप्टर के लिए तैयार है। लिन शून टिप्पणी करता है कि दोनों ब्रदर्स की पर्सनैलिटीज में कितना फर्क है और निंग चुपचाप सिर हिलाता है। कुछ देर बाद वो वापस लौटता है और कहता है, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। और सामने लिन शून ईमानदारी से उसका ग्रिल फैन करता हुआ दिखता है। लेकिन आर्चर हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि डोंगफा ने एक बहुत ही भारी सैक पैक किया हुआ है। वो पूछता है कि उसके पास इतना सारा सामान क्यों है। डोंगफा गर्व से बताता है कि उस जायंट सैक में उसने वो बेडिंग रखी है जो उसने ठंडी सबर्बन नाइट से बचने के लिए खरीदी थी। एक पल को वो हिचकिचाता है। उसके चेहरे पर कंसर्न की एक झलक दिखाई देती है। फिर वो थोड़ी शीपिश हंसी के साथ निंग को बताता है कि उसका सारा सामान सेकंड हैंड है। वो पूछता है कि क्या उन्हें उसके साधारण से पोजेशन से कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे वो उनके एक्सेप्टेंस की तलाश कर रहा हो। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दुकान जहां क्विल्ट्स बहुत ही सस्पिशियसली लो प्राइस पर बिक रहे हैं। मेमोरी में दिखता है कि कैसे डोंगफा उस शॉप ओनर से हैगल करने की कोशिश करता है। वेंडर खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचकर खुश होता है कि उसने आखिरकार अपना बेकार स्टॉक एक भोले ग्राहक को बेच दिया। लेकिन डोंगफा खुशी से कुछ कॉइन्स देता है और कहता है, कीप द चेंज। वेंडर अचानक गुस्से में फट पड़ता है जब उसे समझ आता है कि असल में उसे ही स्विंडल कर दिया गया है। उधर डोंगफा पूरे गर्व से अपनी समझदारी पर सेलिब्रेट कर रहा होता है। वापस प्रेजेंट में निंग मजाक करता है कि जो आदमी पहले इन क्विल्ट्स का मालिक था शायद भूख से मर गया, तो अब ये डिजीज फ्री हैं। निंग उसे भरोसा दिलाता है कि स्लम्प में सिर्फ प्रैक्टिकलिटी मायने रखती है और उसकी रिसोर्सफुलनेस की तारीफ करता है। यंग वेंडर उनकी इस एक्सेप्टेंस से इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऊपर देखता है अपने न्यू प्रोटेक्टर की ओर, ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ, जबकि लिनशुन मुस्कुराकर उसे ग्रुप में वेलकम करता है और डोंगफा भी रोते हुए उन दोनों का धन्यवाद करता है। लेकिन तभी लिन का व्यवहार थोड़ा बदलता है। वो गंभीर होकर पूछता है कि डोंगफा ने कभी अपने भाई को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। डोंगफा बताता है कि उसने कभी फोर्ट्रेस सेवर्स में काम किया था और वो इतना टिमिड था कि अपने भाई की हंटिंग पार्टी में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो उसने अपने थोड़े से सेविंग्स से एक छोटा सा बारबेक्यू बिजनेस शुरू किया, ये सोचकर कि वो खुद से कुछ लिविंग बना पाएगा। लिनशुन कहता है कि म्यूटेटेड रैट्स तो बहुत तेज होते हैं। फिर पूछता है कि उसने इतने सारे कैसे पकड़ लिए। डोंगफा मानता है कि उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन फिर वो बताता है कि हाल ही में उसमें एक अजीब सी एबिलिटी आई है जिससे वो आसपास के एनिमल्स को सेंस कर सकता है। वो एक दिन को याद करता है जब वो सुअर्स में भूखा बैठा था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हंगर से हारकर उसने बस इतना विश किया कि कोई रैट आ जाए और अनजाने में उसने अपनी न्यू फाउंड पावर को ट्रिगर कर दिया। वो बताता है कि कैसे एक म्यूटेटेड रैट जिसकी आंखें चमक रही थीं उसके सामने आया और सीधा उसके पास आकर रुक गया। वो क्रीचर जैसे खुद को उसके सामने इजी मील की तरह पेश कर रहा था। लिन उसकी इस कहानी को हंसकर टाल देता है, कहता है कि अब ब्रैगिंग बंद करो। लेकिन डोंगफा जोर देकर कहता है कि वो सच बोल रहा है। वो बेतहाशा कोशिश करता है उन्हें यकीन दिलाने की, लेकिन निंग बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी अनबिलीवेबल स्टोरी को नजरअंदाज कर देता है। उसी पल एक हल्की सी आवाज़ उसे पीछे से पुकारती है। वो मुड़ता है तो देखता है एक छोटी डिशेवल्ड लड़की उसकी क्लोक खींच रही होती है और प्लीडिंग कर रही होती है कुछ खाने को। तभी एक आदमी वहां आ जाता है और बच्चे को हल्के से डांटते हुए कहता है कि स्ट्रेंजर से भीख मत मांगो। इसका नाम मिंग्युन है। अपनी छोटी बहन को याद दिलाता है कि अब उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसका ब्रदर अब उनका ध्यान रखेगा। फिर वो अपनी बहन के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है, साथ ही बच्ची को नए क्लोथ्स देता है। लेकिन निंग उसकी अपोलॉजी को टाल देता है। जैसे ही वो मुड़ने लगता है, मिंग्यून की नज़र उसके हिप पर लटकी एक अलग सी बोन नाइफ पर जाती है, जिससे उसके चेहरे पर एक पहचान की सी झलक दिखती है। वो उसे निंग के नाम से पहचान लेता है और सेटलमेंट के सबसे ताकतवर हंटर से एक फेवर मांगता है, जबकि निंग उसकी क्लोथ्स पर लगे ब्लड स्टेन्स को गौर से देखता है और अंदाज़ा लगाता है कि शायद उसने ये किसी और से छीना है।
वो सीधे शब्दों में उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देता है और उसे चेतावनी देता है कि इस खतरनाक दुनिया में थोड़ा सतर्क रहना सीखे। वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है और मिंग्यून उसके इस सीधे इनकार से हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन एक डेस्परेट प्ली में वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और उससे दोबारा सोचने की गुजारिश करता है, जबकि उसकी छोटी बहन उसे देख रही होती है। वो रोते हुए वादा करता है कि उसे चाहे जितने पैसे देने पड़े वो देगा, बस वो उसकी मदद कर ले। हमेशा की तरह प्रैक्टिकल रहने वाला डोंगफा उसे उठाने की कोशिश करता है, इस पूरी डेस्परेट डिस्प्ले से थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर। लेकिन मिंगयून उसे नजरअंदाज कर देता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है 5,000। यह प्राइस सुनते ही डोंगफा की आंखें चमकने लगती है और अगले ही पल डोंगफा साथ जमीन पर बैठ जाता है और अपने न्यू लीडर से प्लीड करता है कि वो ये लुक्रेटिव ऑफर एक्सेप्ट कर ले। निंग अपने इस ज्यादा ओवर इंथुजियास्टिक टीममेट को घूरता है। उसके चेहरे पर साफ डिसअप्रूवल होता है। वो इस भारी इनाम को उस खतरनाक जोखिम के साथ तौलता है और ये सोचता है कि आने वाली विंटर इसे एक ऐसा गैम्बल बनाती है जो शायद लेना चाहिए। इसलिए जब वो आखिरकार डिसीजन ले लेता है तो मिंगयून और उसके नए एलाइज राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उसने मिशन एक्सेप्ट कर लिया होता है। फिर वो सुझाव देता है कि वो कहीं प्राइवेट लोकेशन पर चले, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं। अब ये नया बना हुआ टीम अपने साधारण से ड्वेलिंग की ओर बढ़ता है ताकि वो इस खतरनाक काम के डिटेल्स पर बात कर सके। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें दरवाजे पर कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर खड़ा मिलता है। एक सफ़ेद बालों वाला आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि वो इस रेफ्यूजी एरिया का नया चीफ है। फिर आगे जोड़ता है कि उसका नाम सूफे है और वो फोर्ट्रेस नंबर 87 सेटलमेंट का ऑफिशियल इंचार्ज है। टीम तुरंत सतर्क हो जाती है। उनकी आंखों में गार्डेड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं इस नए अथॉरिटी फिगर की मौजूदगी में, जिसे देख चीफ शांत स्वर में समझाता है कि वो बस एक पॉपुलेशन चेक के लिए आया है और वो खास तौर पर निंग और लिनशून का नाम लेता है। निंग अपनी पहचान कंफर्म करता है और लिनशून को अपना छोटा भाई बताता है। वो कहता है कि बाकी लोग बस अस्थायी गेस्ट्स हैं जो फिलहाल उसके छत के नीचे रह रहे हैं। चीफ दोस्ताना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अगर भविष्य में उन्हें कुछ भी चाहिए हो तो वो मदद करने को तैयार है। निंग उसकी जेस्चर को नज़रअंदाज कर देता है और सवाल करता है कि उसने इससे पहले इस नए चीफ को कभी क्यों नहीं देखा। सूफे एक दर्दनाक कहानी शेयर करता है। वो बताता है कि कैसे वो एकमात्र सर्वाइवर था जिसने अपनी ये पोजीशन को सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए खरीदा। डोंगफा बिना सोचे समझे उस चीफ की दुख भरी कहानी पर टिप्पणी कर देता है कि मेरे पास मेरा भाई तो है, जिस पर लिन उसे तीखी नज़र से देखता है। फिर हंसते हुए डोंगफा को चुप करवा देता है उसकी इनसेंसिटिव कमेंट के लिए। अपना काम निपटाकर चीफ वहां से चला जाता है और अब टीम अपने काम में लग जाती है। निंग उसकी जाते हुए पीठ को देखता है और उसकी इंस्टिंक्ट्स कहती हैं कि उस आदमी की कहानी में कुछ गड़बड़ है। ऑफिशियल के जाने के बाद निंग मिंगयून की ओर मुड़ता है, अब मिशन की बात करने के लिए तैयार। मिंगयून बताता है कि उसका मिशन है अपनी छोटी बहन को ढूंढना। निंग थोड़ा स्केप्टिकल एक्सप्रेशन के साथ उसकी डेस्परेट रिक्वेस्ट सुनता है। फिर वो उस बच्ची की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि इसका क्या रोल है इस पूरी कहानी में। वो बताता है कि उसने इस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि वो उसे उसकी खोई हुई बहन की याद दिलाती थी जब उसे बेगिंग करते देखा। निंग और डिटेल्स के लिए दबाव डालता है, जिससे मिंगयून थोड़ा सॉम्बर साइलेंस में चला जाता है। फिर वो अपनी कहानी एक ग्रिम मेमोरी से शुरू करता है। उन्हें ले जाता है 15 साल पहले के एक बीते हुए वक्त में। वो याद करता है एक बेरहम विंटर जब एक भयंकर इलनेस उनके परिवार पर टूटी, जिसकी शुरुआत उसकी छोटी बहन से हुई। वो बीमारी उनकी मदर के लिए जानलेवा साबित हुई और बाकी परिवार स्टारवेशन से जूझता रहा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसके फादर ने उसकी छोटी बहन को ठंड में बाहर ले जाकर ट्रेड कर दिया, थोड़े से खाने और मेडिसिन के लिए। फिर वो बताता है कि उसके पिता ने उसे भी माइंस में अबैंडन कर दिया और सख्ती से कहा कि वो कभी वापस ना आए। 2 महीने पहले जब उसके पिता की मौत हुई तब जाकर वो अकेला फोर्ट्रेस नंबर 87 तक पहुंच पाया। अब जब उसके पास खोने को कुछ नहीं है, वो साफ कहता है कि उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद अपनी खोई हुई बहन को ढूंढना है। इस भारी पल को लिनशून तोड़ देता है। वो मासूमियत से पूछता है, शीप होता क्या है? निंग उसे डांटता है और कहता है कि ये सब उसके फादर ने उसे सिखाया था। लिनशून मान लेता है कि वो शायद उस दिन क्लास स्किप करके खेलने गया था। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें डिलिजेंट यंग निंग पढ़ाई कर रहा होता है और लिनशून भाग जाता है खेलने। निंग बताता है कि शीप अब बहुत रेयर क्रीचर्स हैं
जो सिर्फ फोर्ट्रेस वॉल्स के अंदर ब्रीड किए जाते हैं। इसे मिंगयून को एक सडन रियलाइजेशन होता है, अगर उसकी बहन को एक शीप के बदले ट्रेड किया गया था तो शायद वो अभी भी फोर्ट्रेस के अंदर है। उम्मीद की फ्लेम फिर से जल उठती है और वो डिक्लेयर करता है कि उनका अगला डेस्टिनेशन वही फोर्ट्रेस है। वो अब पूरी तरह से डिटर्मिन्ड है कि किसी भी कीमत पर अपनी बहन को ढूंढ निकालेगा। तभी डोंगफा उन्हें रियलिटी में वापस लाता है, याद दिलाता है कि रेफ्यूजीज का एंट्री पूरी तरह से विलेज चीफ के कंट्रोल में होता है। इसे मिंगयून निराश हो जाता है। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखता जिससे वो फोर्ट्रेस के अंदर जाकर अपनी बहन को ढूंढ सके। लेकिन तभी एक शांत आवाज उसकी होपलेसनेस को काटती है, निराश मत हो। निंग उसके कंधे पर एक रीअश्योरिंग हैंड रखता है और वादा करता है कि वो उनकी अग्रीमेंट को पूरा करेगा। अब एक न्यू प्लान के साथ वो विलेज चीफ के रेजिडेंस की ओर बढ़ता है उसकी मदद लेने के लिए। वो दरवाज़ा धकेल कर खोलता है, लेकिन पूरा कमरा अजीब तरह से खाली दिखता है। इससे उसके चेहरे पर एक हल्की बेचैनी सी झलकती है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बता रही होती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो नीचे झुकता है और ज़मीन पर एक हल्की सी खुदाई हुई मिट्टी को नोटिस करता है, जो बाकी जगह से अलग दिखती है। वो एक ढीली सी लकड़ी की फर्श हटाता है और उसकी शंका सही साबित होती है। वहाँ एक हिडन स्पेस छुपा होता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे पता चलता है कि उसने क्या खोज लिया है। फर्श के नीचे एक सीक्रेट पैसेज होता है जो अंधेरे की ओर जाता है। निंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो सोचता है कि इस चीफ की हिडन टनल का मतलब क्या हो सकता है। बिना देर किए वो उस अंधेरे रास्ते में कूद जाता है, सच्चाई जानने के लिए डिटरमिन्ड। तभी नीचे से एक जानी पहचानी आवाज़ उसका नाम लेकर पुकारती है और वो वहीं रुक जाता है। उसे वहाँ चीफ सूफे मिलते हैं जो शांति से खड़े होकर पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। निंग बताता है कि उसने बस सेलर डोर खुला हुआ पाया और क्यूरियोसिटी में नीचे उतर आया। चीफ हल्की सी मुस्कान देता है और साफ समझ जाता है कि ये झूठ है। वो मान लेता है कि निंग दिखने से कहीं ज्यादा तेज है। फिर सूफे एक कमजोर सी एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि वो बस आने वाली विंटर की तैयारी कर रहा था। बात को घुमा फिरा कर निंग सीधे मुद्दे पर आता है और चीफ से कहता है कि वो उसके लोगों को फोर्ट्रेस के अंदर काम दिलवाने में मदद करे। चीफ उसे ठंडे अंदाज में मना कर देता है, कहता है कि सभी पोजीशंस पहले ही भर चुकी हैं और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। निंग भी सीधा जवाब देता है, एक हल्की सी धमकी देते हुए कहता है कि वो तो सबको चीफ का ये छोटा सा सीक्रेट भी दिखा सकता है। चीफ थोड़ी देर चुप रहता है। वो इस छुपी हुई धमकी का मतलब अच्छे से समझ रहा होता है। आखिरकार मानते हुए वो एक सील किया हुआ खत देता है जिसमें मार्केट टाउन में एक कॉन्टैक्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। निंग वो लेटर ले लेता है और चीफ उसे भरोसा दिलाता है कि वहाँ उसकी मदद की जाएगी। अगले दिन उनकी नई दिशा उन्हें ले जाती है मार्केट टाउन के सुनसान उजड़े हुए ईस्ट अबैंडन्ड एली में। वहाँ लाल बालों वाली एक रहस्यमयी महिला एक लंबी सी सिगरेट होल्डर में सिगरेट सुलगाती है और वो खुद को मैडम जाव यी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, जो उनके गोल की गेटकीपर है, और पूछती है कि अंदर जाने की इजाज़त कौन चाहता है। तब उनका क्लाइंट मिंगयून उत्साह से आगे आता है और बताता है कि वो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढना चाहता है। मैडम शांत लहजे में पूछती है कि उसकी बहन किस डिस्ट्रिक्ट की है। ये सवाल सुनकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाता है। हड़बड़ाते हुए वो कहता है कि उसे बस फोर्ट्रेस के अंदर जाना है ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। मैडम उसकी भोली बात को थोड़ी देर सोचती है, फिर एक ऑल्टरनेटिव ऑफर देती है। वो निंग को एक पर्सनल डील देती है, कहती है कि अगर वो उसका कंपेनियन बने तो वो उसे एंट्री दिला देगी। निंग तुरंत उसकी बेहुदा पेशकश को ठुकरा देता है। उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो टीम के साथ मुड़ जाता है और अपने क्लाइंट से कहता है कि वो फोर्ट्रेस में जाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। इसे मैडम जल्दी से अपने कदम पीछे खींचती है, कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। फिर सीधा मुद्दे पर आती है। वो 5 उंगलियां उठाकर फोर्ट्रेस में एंट्री की प्राइस बताती है, पूरे 5000, एक हैरान कर देने वाली कीमत। साथ ही आगे जोड़ती है उसकी ये डील नॉन नेगोशिएबल है, जो कि एक सिंगल स्पॉट के लिए। लिन गुस्से में फट पड़ता है, कहता है कि ये कीमत आम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके गुस्से से बेअसर वो बड़े ठंडे अंदाज में कंफर्म करती है यही एंट्री का रेट है। पर उनका क्लाइंट मिंगयून आगे बढ़ता है और पैसों की एक मोटी गट्टी निकालता है, पूरे पैसे देने के इरादे से। वो पैसे लेकर डील फाइनलाइज होने वाली थी कि
वो छोटी लड़की सारे पैसे छीन लेती है और दूर जाकर खड़ी हो जाती है। मैडम ये और मिंगयुन हैरानी से देखते हैं और मिंगयुन पूछता है कि वो क्या कर रही है। आंखों में आंसू लिए वो लड़की माफ़ी मांगती है अपने एडॉप्टिव ब्रदर से। तभी उसकी सच्चाई सामने आती है जब एक ग्रुप ऑफ डेंजरस लुकिंग थग्स एलीवे से बाहर आता है। गैंग का लीडर सामने आता है और बताता है कि ये लड़की तो बस उनके लिए पैसे कमाने का जरिया थी, पूरा सेटअप एक स्कैम था। सच समझते ही निंग और लिन अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, लड़ाई के लिए तैयार। उन्हें एक गैंग मेंबर पहचान लेता है और ब्लैक फ्लैग गैंग के सेकंड इन कमांड शाओ मिंग को वार्निंग देता है कि निंग डेंजरस है, उससे पंगा मत लो। लेकिन शाओ मिंग वार्निंग को मजाक में लेते हुए कहता है कि रिस्क भरी जिंदगी ही उनकी असली पहचान है। आखिरी कमांड देते हुए वो अपने गैंग को अटैक का ऑर्डर देता है और एली में केओस फैल जाता है। निंग फुर्ती से मिंग के हमले को डॉज करता है और तेजी से पास आकर काउंटर करता है। ठंडी डिटर्मिनेशन के साथ वो एक पावरफुल डिसाइसिव पंच के लिए घूंसा पीछे खींचता है। उसका पंच जोरदार इम्पैक्ट के साथ मिंग के चेहरे पर लगता है और मिंग पीछे हट जाता है, लेकिन फिर भी जख्मी मिंग गाली देता है, अपने अपोनेंट की ताकत से शॉक्ड। फिर गुस्से में आकर मिंग फिर से हमला करता है, इस बार एक वाइल्ड ब्लेड स्विंग के साथ। लेकिन निंग आसानी से उसके क्लमजी अटैक को साइड स्टेप कर देता है और अपनी ब्लेड से उसे खत्म कर देता है। डिफीटेड मिंग जमीन पर गिरा होता है, कमजोरी से कहता है कि उसका लीडर उसका बदला लेगा। पर निंग बिल्कुल अनफेज्ड ठंडे लहजे में इम्प्लाई करता है कि उसका लीडर भी जल्द यही अंजाम भुगतेगा। जबकि लिन पीछे से रिपोर्ट करता है कि बाकी गैंग मेंबर्स भी निपटा दिए गए हैं। अब उनकी नज़र जाती है उस डरी हुई छोटी लड़की पर जो इस पूरे फेल्ड स्कैम की आखिरी कड़ी है। लिन अपने लीडर से पूछता है कि इस डरी हुई छोटी कॉन आर्टिस्ट के साथ अब क्या किया जाए, लेकिन मिंगयुन खुद ब खुद उसे बाकी सबसे प्रोटेक्ट करता है। मिंगयुन सबको विनती करता है कि इस बार उस बच्ची को माफ़ कर दिया जाए। आगे जोड़ता है कि शायद उसे इस पूरे प्लान में ज़बरदस्ती शामिल किया गया था। इसे अब लिन की नज़र निंग की तरफ जाती है, आखिरी फैसले का इंतज़ार करते हुए। निंग मर्सी दिखाने का फैसला करता है और चुपचाप मुड़कर चल पड़ता है। उसकी ये हरकत उनके क्लाइंट की तरफ से एक शुक्रगुजार नज़र पा जाती है। फिर मिंगयुन बच्ची से कहता है कि अब उसे खुद के लिए लड़ना होगा क्योंकि उनके रास्ते यहाँ से अलग हो रहे हैं। फिर वो बच्ची को थोड़े पैसे देते हुए कहता है कि ईमानदारी से जीना सीखे और इस तरह की मुसीबत से दूर रहे। वो बच्ची रोते हुए वादा करती है कि वो बदल जाएगी। वो नोट कसकर पकड़ती है जो उसकी दूसरी जिंदगी की शुरुआत है। एक आखिरी बार हाथ हिलाकर वो बच्ची एले में दौड़ जाती है और बाकी टीम अपने मिशन की ओर बढ़ती है। मिंगयुन खुद को मजबूत करता है, उसका चेहरा अब अगले कदम के लिए तैयार दिखाई देता है। लिन पीछे से उसे आवाज़ देता है और वो बिना देर किए चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी मैडम ये उन्हें रोकती है, कहती है रुको। वो हार चुके थग्स की तरफ इशारा करती है और डिमांड करती है कि जाने से पहले वो लोग इनका कुछ करें। मिंगयुन तुरंत वॉलंटियर करता है। पावरफुल महिला को खुश करने के लिए ईगर वो एक बॉडी घसीटना शुरू कर देता है और निंग से माफ़ी मांगता है इस एक्स्ट्रा झंझट के लिए। फिर एक चीयरफुल मुस्कान के साथ मिंगयुन वादा करता है जैसे ही ये ख़त्म होता है सबको खाना खिलाऊंगा। इस मौके को पकड़ते हुए मैडम ये बड़ी स्मूथली उन्हें अपने फैमिली रेस्टोरेंट में इनवाइट कर देती है। सीन शिफ्ट होता है एक इम्प्रेसिव अपस्केल बिल्डिंग की तरफ जिसका नाम है चाइली रेस्टोरेंट। वो टीम को अंदर एक प्राइवेट रूम में लेकर जाती है, प्राउडली बताती है कि ये उनका सबसे बेस्ट रूम है। मैडम हल्के से सजेस्ट करती है कि सबसे एक्सपेंसिव डिशेस ही ऑर्डर करें क्योंकि पेमेंट तो क्लाइंट कर ही रहा है। फिर मिंगयुन सबको पानी सर्व करता है और अपनी तरफ से टीम का धन्यवाद करता है उनके एफर्ट्स के लिए। डोंगफा उत्सुकता से पूछता है कि उनका होस्ट अब उन्हें क्या क्या खिलाने वाला है। इसके जवाब में लीन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ वह तुम्हारे पेट को संतुष्टि ज़रूर पहुँचाएगा। जब निंग अब भी कूल और इंडिफरेंट सबकी मस्ती रोक देता है, वैसे ही दरवाजे के पार से एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है और अगले ही पल मैडम ये बड़ी ग्रैंड एंट्री लेती है और सबको सरप्राइज करती है जब वो मेन कोर्स के तौर पर एक लाइव शीप को लीश में लेकर आती है। टीम का रिएक्शन प्योर शॉक, क्योंकि किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि उनका खाना खुद अपने पैरों पर चलकर आएगा। निंग बड़े काम तरीके से उस क्रीचर को ऑब्जर्व करता है जबकि लिन धीरे से अपना पाव रेडी रखता है। उनकी होस्ट उनकी ऐसी रिएक्शन पर हंसती है और कहती है रिलैक्स, आखिर खाना ही तो है, चाहे जिंदा आए या प्लेट में। वो बोस्ट करती है कि इस रेयर एनिमल को फोर्ट्रेस से स्मगल करना कितना बड़ा काम था।
मैडम फिर मिंग्यून की तरफ मुड़ती है और ऑफर देती है कि चाहे तो वो ये शीप खरीद सकता है जो कि उसकी खोई हुई बहन का सिंबल बन चुका है। मिंग्यून की आंखों में उस शीप को देखकर एक दर्दनाक याद उभरती है जब वो छोटा था और उसे खाया करता था। मैडम यी उसके चेहरे की हॉरर एक्सप्रेशन को गलत समझ लेती है और सोचती है कि शायद वो प्राइस देखकर हिचकिचा रहा है, जबकि उसकी ऐसी हालत देख निंग को एक गहरी बेचैनी महसूस होती है। वो सोचता है कि मिंग्यून की हरकतें कुछ अजीब क्यों लग रही हैं। जैसे ही मैडम नाम अपनी सेल्स पिच जारी रखती है, मिंग्यून अंदर से टूटने लगता है। उसका दिमाग एक भयानक सच को एक्सेप्ट करने के लिए जूझ रहा है। वो अचानक अपना कंपोजर खो देता है और घबराकर उस जानवर की तरफ देखता है। बार बार पूछता है, इसमें 5 उंगलियां क्यों नहीं है। मैडम उसे तिरस्कार से देखती है और कंडिसेंडिंग लहजे में कहती है, शीप के पैर नहीं होते, हूव्स होते हैं, उंगलियां नहीं। लेकिन मिंग्यून एकदम हिस्टीरिया में चला जाता है। वो उस जानवर पर झपट पड़ता है, जोर से चिल्लाता है, ये गलत है, ये शीप नहीं हो सकता। वो डरी हुई क्रीचर को जमीन पर दबोच लेता है। उसकी आंखें पागलों जैसी हो जाती हैं और वो जोर जोर से उसके पैर देखने लगता है। चिल्लाते हुए पूछता है, इसमें फिंगर्स क्यों नहीं हैं। तब लिन शून कंफ्यूजन में कहता है, शायद वो म्यूटेटेड शीप होगी। जबकि मिंग्यून डर के मारे फुसफुसाते हुए कहता है, 5 उंगलियां, ये कोई जानवर नहीं था। फ्लैशबैक में दिखता है उसका पिता एक भयानक सा खाना परोसता है और कहता है कि ये रेयर शीप है जो उसने शिकार किया। छोटा मिंग्यून मासूमियत से पूछता है, पापा मेरी छोटी बहन वापस क्यों नहीं आई। लेकिन गिल्ट से भरा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता, बस एक खोखला सा वादा करता है कि कल ढूंढने जाएंगे। अब सालों बाद वही दबा हुआ दर्दनाक ट्रूथ उस पर एक साथ टूट पड़ता है। रियलिटी की ग्रेविटी से टूट चुका मिंग्यून जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी हंसी और रोना एक साथ फूट पड़ते हैं। मेंटल कोलैप्स पूरा हो चुका है। टीम के बाकी लोग बस कंफ्यूजन में खड़े हैं। निंग उसे संभालने की कोशिश करता है, उसका नाम पुकारता है, लेकिन वो सिर्फ अतीत में घूरता रहता है। वो उसे पागल सी आंखों से पकड़ता है, डेस्परेटली एक कॉन्फर्मेशन चाहता है, एक ऐसा सच जिसे अब वो झुठला नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है कहीं दूर। एक आदमी जिसकी हेयर स्टाइल कुछ ज़्यादा ही जाना पहचाना लगता है, पागलों की तरह हंसता है और उसी डरावनी बात को रिपीट करता है। सेटलमेंट का एक ओवरहेड व्यू दिखता है जहां डोंगफा निंग से पूछता है कि सर, हमने मिंग्यून को वहीं छोड़कर क्या सही काम किया। लेकिन निंग का चेहरा रेजोल्यूट है, वो ऑलरेडी अपना फैसला कर चुका है। फ्लैशबैक दिखता है जहां हिस्टेरिकल मिंग्यून एक बार फिर निंग से सच की वैलिडेशन मांगता है, लेकिन निंग उसे कसकर पकड़ता है। उसका एक्सप्रेशन सख्त है और वो उसे जमीन पर पिन कर देता है ताकि वो खुद को और दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। फिर वो लिन को आवाज़ देता है कि यहाँ आकर उसे पकड़ो, वो स्टेबल नहीं है। अब हालात काबू में है तो निंग सीधा मैडम यी के पास जाता है, एक स्टैक ऑफ कैश लेकर। वो बड़ी गंभीरता से कहता है, प्लीज़ इसका ख्याल रखना, बस इतना खाना देना कि जिंदा रह सके। मैडम पैसे लेते हुए धीरे से कहती है, उसका सपना था फोर्ट्रेस में जाना, लेकिन अब वो सपना वहीं मर गया। फ्लैशबैक में टूटा हुआ मिंग्यून बार बार वही डरावनी लाइन दोहराता है जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब निंग अपनी टीम को ग्रिम एक्सप्रेशन में बताता है वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा अपनी बहन की सच्चाई से। ये सुनकर बाकी टीम के चेहरे पर भी रियलाइजेशन छा जाती है और लिनशुन को आखिरकार समझ आता है कि निंग ने उसे पीछे छोड़ना क्यों चुना। उनकी ये शांत और उदास वॉक अचानक रुक जाती है क्योंकि एक भारी भरकम आर्मर्ड ट्रक उनकी बगल से गरजता हुआ जाता है। एक हेवीली आर्म्ड कन्वॉय पूरी ताकत के साथ रोड पर दौड़ता है। ये एक खुला शो है फोर्ट्रेस की पावर का। टीम के लोग बस स्टंट होकर देखते रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि उन्होंने अभी क्या देखा। जैसे ही कैमरा करीब जाता है, रिवील होता है कि उस ट्रक के फ्रंट पर एक आदमी बंधा हुआ है, जैसे कोई वार्निंग या सज्जा हो सबके लिए। निंग की इंस्टिंक्ट्स तुरंत अलर्ट हो जाती हैं। उसे लग जाता है कि ये बस किसी आम ट्रबल मेकर के लिए नहीं किया गया है। थोड़ी डिस्कशन के बाद वो मामला वहीं छोड़ने का फैसला करता है और अपनी टीम को कर्फ्यू से पहले वापस लौटने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है, एक शांत रात दिखती है, दूर से फोर्ट्रेस की रोशनी और आसमान में चमकते तारे। अचानक एक टेबल पर जोर से मुक्का पड़ता है। ब्लैक फ्लैग गैंग के लीडर शाफ कील्डर को कोई बुरी खबर मिली है। कील्डर का चेहरा शॉक में बदल जाता है क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि उसके छोटे भाई को कुछ हो गया है। एक सबऑर्डिनेट रिपोर्ट देता है, सेकंड बॉस गायब है और हमने पूरा इलाका छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। वो बताता है कि सिर्फ एक छोटी बच्ची मिली है जो सस्पिशियस लग रही थी। उसे पकड़कर इंटरोगेट किया गया। लड़की की हालत खराब है, ब्रूस्ड, बंधी हुई, और इंटेंस क्वेश्चनिंग के बाद वो टूट जाती है।
वो कबूल करती है, सेकंड बॉस को सेवेथ स्ट्रीट का सबसे खतरनाक हंटर ने मारा। ये सुनते ही शावकील्डर रेस में आ जाता है और चीखते हुए कसम खाता है, मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। वो अपनी पूरी गैंग को मोबिलाइज करता है, हथियार उठाओ, हम इस ह्यूमिलिएशन का जवाब देंगे। लेकिन तभी थर्ड बॉस हुआंग उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसके कान में कहता है कि एक न्यूकमर हाल ही में उनके पास प्रोटेक्शन मांगने आया है, तो क्यों ना हम उससे ही यह काम करवा ले। वो न्यूकमर कोई और नहीं, लीबिन है। वह उसकी बात मानकर लीबिन से कहता है, अगर तू हमारे साथ रहना चाहता है तो खुद को प्रूव कर, हमारी क्रू डेड वेट नहीं रखती। तभी एक थग पूछता है, इस लड़की का क्या करें जिसने हमें धोखा दिया। किल्डर की आंखों में नफरत की आग जलती है और वो एक ग्रिम ऑर्डर देता है, क्या यह भी मैं तुम्हें बताऊं, इसे वहां भेजो। ये आदेश मिलते ही थग उस डरी हुई लड़की को खींचते हुए बाहर ले जाता है। वो रोती चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं। अब शावकील्डर लीबिन को जिम्मेदारी देता है, जा मेरे भाई का बदला लेकर आ, तुझे लोग दिए जाएंगे। इसी लीबिन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मिशन मंजूर है। सीन कट होता है वापस निंग की टीम के कैंप पर। निंग पूछता है, डोंगफा कहाँ है। लिन शुन जवाब देता है, वो तो अंदर सो रहा है, गहरी नींद में। निंग रात की सुरक्षा के लिए नाइट वॉच सेट करता है, जिसमें लिन पहले आधी रात जागेगा, जिसके बाद में वह। लेकिन लिन थोड़ा हैरान होकर पूछता है, इतनी सावधानी रखने की क्या जरूरत है। वो चुपचाप आसमान की ओर देखता है। चांद की रोशनी में उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखता है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। सीन शिफ्ट होता है। अंधेरे की ओट में एक ग्रुप हथियारबंद लोगों का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लीबिन अब इस ग्रुप का लीडर बन चुका है। उसकी आंखों में एम्बिशन नहीं, बल्कि ठंडी और खतरनाक चुप्पी है। उसे पूरा यकीन है कि यह सरप्राइज अटैक उसका गैंग में स्टेटस पक्का कर देगा। एक थग विस्पर करता है, हम पहुंच गए हैं, यही है निंग और उसकी टीम का ठिकाना। एक स्काउट धीरे से दरवाजा खोलता है, एक्सपेक्ट करते हुए कि सब अंदर सो रहे होंगे। फिर वो बाकी को ऑल क्लियर सिग्नल देता है, साथ ही मॉक करते हुए कहता है, हद है, इतनी भी सिक्योरिटी नहीं रखी। लेकिन जैसे ही वो थग एक और कदम आगे बढ़ाता है, जमीन में बिछा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। अचानक एक नेट उछलता है और दो इंट्रूडर्स को हवा में खींच ले जाता है। उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता। तभी सामने से कई आरोस उनकी ओर बढ़ते हैं, जिसे लीबिन के और दो साथी मारे जाते हैं और उसे समझ में आ जाता है, हम तो खुद ही जाल में फंस गए हैं। लिन मुस्कुराता है और अपने भाई से कहता है, जैसा तुमने कहा था, ये खुद चल के हमारे पास आई है। टीम अपने पूरे फॉर्म में नजर आती है, पूरी तैयारी, पूरा ट्रैप, हर मूव सोचा समझा। जबकि लीबिन हक्का पक्का रह जाता है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी होती है निंग को वहां देखकर। फिर वो अपने गिरे हुए साथियों को देखता है, इन्हें कैसे पता चला हम आने वाले हैं। उसे लगने लगता है कि वो आउटमैच्ड और आउटनंबर्ड है, इसलिए एकमात्र रास्ता उसे दिखता है, भाग जाना, और वह वही चुनता है। डोंगफा तुरंत अपने लीडर को इशारा करता है, बॉस वो भाग रहा है। निंग फौरन छलांग लगाता है, बाकी थग्स को टीममेट्स पर छोड़ता है और खुद उसका पीछा करता है। इसलिए बिन बुरी तरह चौंकता है, ये क्या स्पीड है। कुछ ही सेकंड में निंग उसके पास पहुंचकर उस पर वार करता है, जिसे बचने की कोशिश में वह लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। लेकिन जब वह उसका चेहरा देखता है तो वो और भी गुस्सा हो जाता है। गिरा हुआ लीबिन एक आखिरी कोशिश करता है, लेकिन बेकार। निंग सीधा उस पर झपटा और उसका गला पकड़ा, यह कहते हुए, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं। जबकि लीबिन की आवाज़ कांपती है, प्लीज़ मैं सब करूँगा, बस मुझे मारो मत। पहले तो निंग चुपचाप उसे घूरता है, फिर अपनी ब्लेड उठाता है, ये कहते हुए कि तूने तो मेरे कई भाइयों को मारा है, जिसमें तुमने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। अब क्यों ना तुम भी उनके साथ जुड़ जाओ। लेकिन वह उसे मार पाता इससे पहले ही लीबिन एक सिरिंज निकालता है, जिसमें कोई अनजाना लिक्विड भरा होता है, और उसे निंग की गर्दन में इंजेक्ट कर देता है, जिसका असर तुरंत होता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वह कहता है, क्या हो रहा है मुझे। निंग की आंखों के सामने अब सब घूमने लगता है, क्योंकि वो सब्सटेंस उसकी नसों में दौड़ रहा था। फिर निंग गिर जाता है। लीबिन ऊपर से घूरता है, चेहरे पर जीत की घमंडी मुस्कान के साथ। वो खाली सिरिंज को देखता है और मन में सोचता है, ये हाई डोज ट्रैंकुलाइजर में तो ऐसे ही लाया था, लेकिन इसने तो मेरी जान बचा ली। फिर पास पड़े एक बड़े पत्थर को देखते हुए वो अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है, जैसे कोई ट्रॉफी देख रहा हो। फिर उसके बेसुध पड़े शरीर को देखते हुए कहता है, तेरी ये हार बस तेरी बैड लक थी। फिर वही भारी पत्थर उठाता है ताकि इस लड़ाई का फाइनल चैप्टर लिख सके।